फरीदाबाद में IMT सेक्टर 68 प्लॉट नंबर 413A में है। और जब हम वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो इसका मतलब समझना होगा हेल्थ इज़ आवर बेसिक राइट। हेल्थी रहना तो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट की तरह ही है, एक्चुअली फंडामेंटल राइट ही है। जबकि आप देखेंगे अपने आसपास देखिए तो आपको पता चलेगा शायद ही कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। हर एक के साथ कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिस प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी लाइफ को पूरी तरह जी नहीं पा रहा है। उसके कई सारे कारण भी उसको बता दिए गए हैं और वो जो भी कारण बताए हैं उस कारण को ही सच मान के वो सोचता है कि मैं इसका इलाज कराऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इलाज करना शुरू तो होता है लेकिन इलाज कभी ख़त्म नहीं होता। इलाज ख़त्म तभी होता है, दो सूरत में इलाज ख़त्म होते हैं, या तो उस इंसान का पैसा पूरी तरह ख़त्म हो जाए तब इलाज ख़त्म होता है, या फिर वो इंसान ही ख़त्म हो जाए तब इलाज ख़त्म होता है। कोई भी बीमारी जिसे आप बीमारी बोलते हैं, आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में बीमारियों के नाम करीब 80 होते थे, 80 ह्यूमन डिजीजेस। अभी बीमारियों की लिस्ट देखेंगे तो 8000 हो गए हैं। हर छोटी छोटी बात को बीमारी का नाम दे दिया गया है, लेकिन सोल्यूशन कोई भी नहीं, अगर है तो बताइए। और ये हमने चैलेंज आज आप सब थे, आज 7 अप्रैल है, एक महीने पहले हम लोग मिले थे 7 मार्च को, जब हमने 7 चैलेंज रखे थे उसकी बात करेंगे। लेकिन हमारा एक्चुअल प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपके कोई सवाल हैं, थोड़े बहुत हम सवाल ले सकते हैं, फिर हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। सर आज का सेशन के बारे में बता दीजिए। आज का जो सेशन है वर्ल्ड हेल्थ डे पे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई आपका इलाज, मेरा इलाज बड़ा महंगा है और लोग हमसे इलाज कराना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। तो जो लोग मुझसे फ्री में इलाज कराना चाहते हैं उनको हमने आज से 1 हफ्ते पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये डिज़ाइन देख रहे हैं, इधर जिनको इधर मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप देख रहा होगा, ये इलाज कराने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड स्मार्ट प्रोटोकॉल सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट, कि अपने आप को खुद से कैसे मॉनिटर करना है और खुद से ही कैसे ठीक करना है और घर बैठे ही कैसे करना है, फास्टेस्ट सेफेस्ट, फास्ट हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, खुद कर पाए और एक ही तीर से कई निशाने लग जाए। तो वो खास ट्रेनिंग आज मैं देने जा रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग अगर मैं भारत में ना होके यही वाली ट्रेनिंग अगर मैं विदेश में देता, मलेशिया में देता, तो आप देख रहे हैं मलेशियन गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है, मेरा नाम है, पासपोर्ट नंबर वगैरह दिखा है, वहाँ पे अगर यही वाली ट्रेनिंग मैं दे दूँ या जब भी देता हूँ तो मुझे जो पार्टिसिपेंट्स है वो फीस नहीं देती है, पार्टिसिपेंट्स की फ़ीस गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टली देती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ें किसी और देश में हम दें तो उससे हमें मुझे पैसे मिलते हैं, सर्टिफिकेट पीछे ये रहा आप देख ही रहे हैं, लेकिन वही वाली ट्रेनिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि यहाँ पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही मिल चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों का दुख और दर्द थोड़ा हम कम कर पाए। सर अक्सर बोलते हैं कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोसिस ना कराएं, तो फिर सर जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर लोग ठीक कैसे होंगे? मैं ये बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाएं, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक कैसे होंगे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, क्या वो ठीक होते हैं? अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज़ का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, हार्ट डिजीज़ का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस कराया, ठीक हो गया हो, डायबिटीज़ का हो, BP का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयाँ मुक्त है और सिम्टम भी चले गए हैं, वैसे एक पेशेंट दिखा दो। तो ये भ्रम है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा दो। सर आज आप बीमारी में आज कितने जो है कि मुफ्त इलाज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं थोड़ा। देखिए बीमारियाँ, जैसे मैंने बताया, बीमारियाँ 8000 तरह के नामकरण किए हुए हैं। बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचान के उनके सिम्टम्स हम पहचानेंगे। नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है आपको कैंसर होता है, हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज़ नहीं आ रही बॉडी के अंदर से। बॉडी तो ये बोल रही है मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमजोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, बॉडी तो ये बोलती है।
और उसी चीज़ को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से हम अपने आप को उस नाम से पहचानते हैं और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, ना कि अपने आप को ठीक करने का। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है। वो 29 तरीके कौन है यहाँ पे दिख ही रहा है। और पहले तो वो पहचान करना, सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान यही है तो उसे कैसे ठीक करें। ये आप देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, दवाइयों को देख रहे हैं, ये सारा कुछ, ये मेरा हॉस्पिटल सेटअप है। अगर आपके घर में ये सारा कुछ है तो आप जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं, वो ना केवल उनके वो कैसे ठीक होता है वो मैं सिखाऊंगा ही, बल्कि जो लोग ठीक हुए हैं वो पेशेंट खुद ब खुद यहाँ आए रिपोर्ट के साथ वो भी मैं दिखाऊंगा। सर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, मतलब इमरजेंसी में तो वो एलोपैथिक नहीं जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इमरजेंसी अगर हो जाए तो एलोपैथिक में जाएगा, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। बाकी सारे तरह के पैथीज को बंद कर दिया गया है। अब ज़रा सोच के देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूँ। मान लो इमरजेंसी कैसे होती है। सांसें नहीं आ रही, एक तरह की इमरजेंसी है। हाँ, अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये एक इमरजेंसी है, और इसमें हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज अभी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक मैंने फिट कर दिया। ये समझने वाली बात है, जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है मेरे इस एरिया में, आप इस एरिया में, ये रिसेप्टर्स में जब कोल्ड एयर का स्प्रे होता है, जैसे ये हो रहा है, तो कुछ देर के अंदर 5-7 मिनट में वो लंग्स को ट्रिगर करता है। लंग्स को ट्रिगर करने से आपकी लंग्स बेहतर काम करने लगती है, आपका SpO2 बढ़ने लगता है, आपकी सांसें ठीक से आने लगती है। तो इसके बजाय वही वाला पेशेंट जब हॉस्पिटल जाएगा और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। वेंटिलेटर से सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। मैंने तो नहीं देखा कोई वेंटिलेटर से बाहर निकल के जीवित भी आया हो। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे मैं उदाहरण दूंगा। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तब इमरजेंसी में जाएगा, किसी की हड्डियाँ टूट गई तब इमरजेंसी में जाएगा। जबकि इन सबका इलाज याद रखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी को सही जगह प्लेस कर देता है। लेकिन जब उसकी हड्डी जुड़ना शुरू होती है, उसमें डॉक्टर का किसी दवाई का कोई रोल होता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी का रोल होता है। बॉडी उस चीज़ को कैसे जल्दी से जल्दी कर ले, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो लगता ऐसा है आपको कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना जरूरी है। जिस तरह से मुझे दुख हो गया तो मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तो जैसे मंदिर जाना अपनी आस्था की बात है, मंदिर जाने को कोई साइंस नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं बोल रहा मंदिर जाओ या नहीं जाओ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मंदिर जाना आस्था है। सिमिलरली हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में एक आस्था है। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव बोल रहा हूँ, अभी लाइव चल ही रहा है। अगर कोई साबित करते कि हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी भी तरह का कोई फ़ायदा होता हो, उसके बचने के चांस ज़्यादा होते हों, तो चलो भाई, आपकी तरफ से यहाँ पे मैं चैलेंज एक और अनाउंस करता हूँ कि भाई, अगर हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में थोड़ी बहुत राहत मिलती हो, ऐसा कोई सबूत है तो बता दे, मैं 10 लाख रुपये दे दूंगा। तो वो एक आस्था है। इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। ये जो एलोपैथी की हॉस्पिटल्स हैं, आज से 60 साल पहले, 70-80 साल पहले नहीं थे, तब भी इमरजेंसी होती थी। और तब कैसे इंसान बचता था, चाहे कुत्ते के काटने से या कोई जख्म लगने से, वो सारा कुछ आज आपको ट्रेनिंग देंगे और आप देखेंगे कि ये सारा कुछ बेहतर हो सकता है, घर पे हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट हो सकता है। सर, आम लोगों में एक बात ये कही जाती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सूरत में जो नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेदिक काम नहीं करता, इस पर आप क्या कहें? आम बात में जो कई बातें बोली जाती है, लेकिन हर बात जो बोली जाती है वो सबूतों के आधार पर नहीं होती है। आप तो ये जानते ही हैं कि जब भी किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं तो वो हर बार हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं। और पूरे दुनिया में ऐसे कई सारे ऑब्जर्वेशन स्टडीज हुए हैं जिसमें देखा गया कि जो लोग पहुंच गए और जो लोग पहुंच नहीं पाए, तो क्या जो लोग पहुंच गए उनके वो ज़्यादा जिंदा हैं इन कंपैरिजन में जो पहुंच नहीं पाए। आप हैरान होंगे जान के कि जो लोग पहुंच गए उनके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब है, इसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हार्ट अटैक केस में अगर आप हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं तो आपकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं, ना कि कम हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, मैं यूं ही अपने अंदाज से नहीं बोल रहा, उसके सबूत मैं आपको साथ में पेश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com/ebook से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद अगर हॉस्पिटल ले गए तो उसकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अभी तक के एविडेंसेज हैं और मेडिकल साइंस के एविडेंसेज हैं। सर, क्या बेडरिडन पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं घर पर? बेडरिडन पेशेंट ठीक हो, अगर पेशेंट सांस ले सकता है, थोड़ा बहुत खा सकता है, तो वो ठीक हो सकता है।
आप कुछ पूछ सर किडनी स्टोन के बारे में आपका क्या कहना है? किसी 21 mm की किडनी में स्टोन है देन देखिए, एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 100 लोग हैं मुझे मिला के। अगर हम सबके अगर किडनी का अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम में से आधे लोगों को इंक्लूडिंग में हो सकता है छोटे मोटे स्टोन होंगे ही। तो किडनी के स्टोन आते हैं और अपने आप जाते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके घर में जो डस्टबिन है वो अपने आप धीरे धीरे भर जाता है रात तक, फिर अगले दिन सुबह उसको खाली करने का एक आदमी आता है, वो खाली कर देता है। तो सेम इज द कंडीशन ऑफ द स्टोन, वो आएंगे जाएंगे, जैसे पिंपल्स आते हैं बचपन में, आएंगे जाएंगे, उसको छेड़ दिया हमने तो वो फिर भयानक रूप ले लेता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे आप बता रहे हैं किडनी की स्टोन घटने की जगह बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, तो हमें पेन होता है। तो अगर तो ऐसा है कि किडनी के स्टोन बढ़ रहा घट नहीं रहा, तो उसको कैसे हम नेचुरली घटाएं, कैसे उसको रोकें उसके बढ़ने को, कैसे उसके पेन को कम करें, ये आज हम देखेंगे। उसके लिए ये जो यहाँ पे हॉट मोशन टब रखा हुआ है, यही हम यूज़ करते हैं, और इसी से जिस तरह से वो आया है वैसे ही उसको जाना होगा, तभी वो परमानेंटली ठीक होगा। अगर उसको स्टोन को करेक्ट निकाल के फेंक देंगे सर्जरी के माध्यम से, तो दोबारा वही स्टोन बन जाएगा। स्टोन बनने के कारण हमने हटाया नहीं, सिर्फ स्टोन अपना। आप कुछ पूछ रहे थे? और सर अक्सर आपके जो डायग्नोसिस वेज होते हैं वो आजकल की लाइफस्टाइल से काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और नेचुरोपैथी को लेकर हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग और काफ़ी महंगा भी पड़ जाता है लोगों को कई बार, और यूथ इस पे इतना अट्रैक्ट नहीं होगा, तो आप इसको कैसे? देखिए, नेचुरोपैथी का मतलब डिसिप्लिन। समाज में हमारे नेचर में एक डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन आप देखेंगे पेड़ पौधे पक्षी मछली जानवर सारे लोग डिसिप्लिन पे रहते हैं। गौर से देखिएगा, एक पक्षी हर सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उगती है और हर रात को पर्टिकुलर टाइम पे सोने चली जाती है। गौर से सोचिएगा, एक चूहा वो सिर्फ रात को ही खाना खाता है जब सब सो जाते हैं, और दिन में नहीं खाता है, सिर्फ वो कहीं छुप के रहता है। और जो जानवर है वो रात को नहीं खाएंगे, वो दिन में खाएंगे जैसे हम खाते हैं। पूरे दुनिया में सृष्टि में जो भी जीवित वस्तु है, चीज़ें हैं, वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं। और लेकिन वो डिसिप्लिन आजकल के यूथ ब्रेक करते हैं डिसिप्लिन, और कोई अगर बताया आपको डिसिप्लिन में रहना है तो ये हेल्दी रहोगे, तो ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये वही पहला आपका सवाल का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आप बोल रहे हैं कि नेचुरोपैथी स्लो है, ये जब कोई बोलता है नेचुरोपैथी स्लो है तो वो आधार क्या है? अगर तो स्लो है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर किसी को हेडेक हो गया है आप में से किसी को, तो कितना समय लगेगा एलोपैथी की दवाई खाने के बाद हेडेक को जाने में? आप बोलेंगे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर बोलूँ नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से 2 सेकंड में आपकी हेडेक गायब हो जाएगी। मैं तो ये 2 सेकंड हेडेक ऑयल है, अगर आप में से किसी को हेडेक है तो अभी ये ले लीजिए और अभी सुन के देखिए, सुनते ही विदिन 2 सेकंड गायब हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कई सारे उदाहरण दूंगा जहाँ आप देखेंगे कि मिनटों में सेकंडों में नेचुरोपैथी आयुर्वेद काम करता है, अगर सही इंग्रेडिएंट हो तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आयुर्वेद में भी जो कमर्शियली बड़े बड़े कंपनीज दुकानों में बेच रही है, ये बता के कि इसके अंदर ये हर्ब है, इसके अंदर ये हर्ब है, अगर उतने हर्ब में वो केमिकल वो ऑयल बनाना हो उनको, तो जितना दाम वो लग रहा है उसका 4 गुना दाम रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो अंदर है ही नहीं। फिर हम बोलते हैं ये काम क्यों नहीं करती, पेन क्यों नहीं कम करती, टाइम लग जाता है, क्योंकि जो आधार है आयुर्वेद का वो ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। और उसके नाम पे नाम तो ऊपर लिख दिया कि भाई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, अंदर वो माल है ही नहीं। जिस तरह से आपको पता है कि घी, कमर्शियल घी जो खरीदेंगे, अगर आपके पास गाय है भैंस है, घर में घी बनाएंगे तो 4 गुना ज़्यादा पैसा लगेगा बनाने में। जितना उसको चारा देंगे, जितना आप ईंधन लगाएंगे, तो तब जाकर वही वाला घी बनेगा। कमर्शियली आती है वो केमिकल है। तो नेचुरोपैथी इज वेरी वेरी फास्ट, आज मैं साबित करके दिखाऊंगा, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी इफेक्टिव, अगर हम इंग्रेडिएंट नेचुरल ले तो। डॉक्टर साहब, आप लोग कहते हैं कि आपका जो इलाज है वो बड़ा महंगा होता है, और उसी में आप कहते हैं कि घर का जो सामान होता है उसी से आप अपना इलाज करा सकते हैं, ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया घर का सामान से आप इलाज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि ब्रेथलेसेस में सिर्फ एक छोटा सा पंखा पर काम कर सकता है, जो वेंटिलेटर के लिए आप सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि हम आपके हॉस्पिटल में आकर रहेंगे और आप खुद ही कर दीजिए, तो हॉस्पिटल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें पैसा लगेगा ही। बल्कि लेकिन तब भी मैं प्रेरित करता हूँ लोगों को कि आप मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में मत आइए, आप इस तरह की ट्रेनिंग में करके खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए, बी योर ओन डॉक्टर। लेकिन अगर कोई आलसी आदमी है, वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ही करके दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फेथ मुझ पे ज़्यादा है कि आपके सुपरविजन में रह के ही ठीक होंगे। तो आपको समझना होगा, मेरा जो मेन काम है लोगों को टीच करना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। लेकिन एक करके अगर पेशेंट को मुझे देखना पड़े तो 1 महीने में बहुत पेशेंट नहीं देख पाऊँ, अगर देखूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा।
तो मेरा जो फीस है वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं 1 महीने का, वो 25,000 रुपये है। लेकिन याद रखिए हम उस पेशेंट से 25,000 ले रहे हैं जो पेशेंट पिछले 20 साल से डायबिटीज़ की, बीपी की, कई सारी गोलियां अलग अलग बीमारी में ले रहा है, हज़ारों लाख रुपए खर्च कर चुका है, और उस पेशेंट को दवाई फ्री, बीमारी फ्री कर रहा हूँ 1 महीने में। तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25,000 ज़्यादा नहीं है पहली बात तो, और जिसको 25,000 नहीं देने हैं वो आज का ये ट्रेनिंग करके खुद ही कर ले। और वो जो पैसे आते भी हैं वो इस तरह के आयोजन में हम यूज़ करते हैं ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे वर्चुअल वीडियो में मत आइए, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज आप देख रहे हैं ये भी मत कीजिए। ये फ्री वाला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये भी भरपूर इफेक्टिव है, इसे कर लीजिए। हमारी फ्री ई बुक्स हैं जो मेरी वेबसाइट पे हैं, उसे ले लीजिए। तो कुछ लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारा काम भी आगे बढ़ता है। सर ऐसे कई इमरजेंसी मोमेंट होते हैं, जैसे कि कभी हड्डी टूट जाती है, किसी भी एक्सीडेंट, तो नेचुरोपैथी या आयुर्वेद को छोड़कर वो एलोपैथी की तरफ ही भागता है जल्दी से जल्द वहाँ पर ठीक हो जाए। तो उसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का रोल क्या रह जाता है? हाँ नहीं, देखिए मान लो यहाँ पे आप में से किसी के या मेरी हड्डी टूट जाती तो मैं क्या करूँगा? पहली बात तो यही है ना। तो बस चले तो मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाऊँगा, लेकिन आप बताइए पूरे खगड़िया में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है कोई? आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है कोई? सारे चीज़ को हटा दिया, फिर क्या किया कि जाना है तो यही एक जगह बचा है। इसलिए इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो दे आर चूजिंग कि तीनों हॉस्पिटल सामने सामने तो मैं एलोपैथी में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 99.9% जो बजट है भारत सरकार का वो एलोपैथी के लिए है, और 0.1% बजट पूरा आयुष के लिए है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ वो जा कैसे सकता है? तो याद रखिए जो सर्जरी के फादर माने जाते हैं सुश्रुत, आयुर्वेद के जो रचयिता बोल सकते हैं, तो सुश्रुत से सर्जरी आई थी, लेकिन उसी सर्जरी को अपना बना लिया। और आयुर्वेद के जो बड़े बड़े पहले हॉस्पिटल हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, वो सब गायब करा दिए गए। आयुर्वेद के बड़े बड़े टेक्निक्स हैं, आज उनमें से कुछ आप देखेंगे ही, वो कहीं गायब कर दिए। आयुर्वेद के फॉर्मुलेशन है वो नकली आने लगी, वो मैं आपको दिखाऊँगा आज। और बोलते हैं कि आयुर्वेद इफेक्टिव नहीं है, आयुर्वेद में कोई जाना नहीं चाहता। अरे वो है ही नहीं ना, वो यहाँ पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है ही कहाँ? अगर होता तो जरूर जाते। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो नेचुरोपैथी प्रिंसिपल में काम करते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आइए और देखिए कि हर तरह का इलाज, इवन आपकी हड्डी टूटने का इलाज किस तरह से हम करते हैं। और अगर वहाँ नहीं जाना है तो आज का ये ट्रेनिंग जरूर कर लीजिए। सर कहते हैं कि उपचार से एहतियात ज़्यादा अच्छी है, और आजकल की जो दिनचर्या है और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो भी लोगों की बहुत ज़्यादा खराब है, और ये बीमारियों का कई ज़्यादा कारण भी कहते हैं। तो इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए ये तो बात सही है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, जैसा आप जानते ही हैं, लेकिन ये थोड़ा पुराना मुहावरा हो गया है, कोई इस पर ज़्यादा अट्रैक्शन होती नहीं है, जबकि ये बात सच है ना। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग बीमार पड़ गए तो अब वो कैसे ठीक हो जाएंगे। एक बार ठीक हो जाएंगे तो अकल भी ठिकाने पे आ ही जाएगी कि हमने जो गलती की थी। देखिए इन सबको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफ का स्टाइल, लाइफस्टाइल का मतलब है लाइफ के स्टाइल को जैसा आपने किया उस तरह का आपकी हेल्थ होगी। तो लाइफ के स्टाइल को ठीक करने से लाइफ अपने दोबारा ठीक हो जाएगी। तो जिस लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारी है वो लाइफस्टाइल जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक बीमारी जाएगी नहीं, चाहे आप कितनी भी दवाई ले लें या जो मर्जी इलाज कर लें। डॉक्टर साहब, मैं जितेंद्र बस नेटवर्क 10 चैनल से। मेरा सवाल है कि आजकल देखा गया है कि लकवा जो है, पैरालिसिस की बहुत दिक्कतें हो रही हैं और बड़े बुजुर्गों में आती है, ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसके लिए हमें क्या, किस तरीके का प्रिवेंशन रखना चाहिए कि हम बच सकें, और क्या इसके इलाज हो सकते हैं घर में, घरेलू उपचार? हाँ देखिए, पहली बात तो पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, सारा कुछ काफ़ी बढ़ गया पिछले 4-5 साल में, जब से आप लोगों ने कोविड के 2 खुराक लगाए हैं। पहले भी पैरालिसिस होते थे, तो ये तो हुई एक बात। इसका प्रिवेंशन तो ये किसी भी तरह का कोई एलोपैथिक ड्रग ना लें, किसी भी तरह का कोई वैक्सीन ना लें, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और लकवा अगर हो ही गया किसी को तो उसे उसका इलाज कैसे घर बैठे करें, ये आज का हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है। पैरालिसिस में घर बैठे घर के सामान से हम पैरालिसिस को किस प्रकार ठीक करें, एविडेंस बेस्ड तरीके से तेजी से कैसे ठीक करें, वो आज हम सीखेंगे। सर, आप बीमारियों से ठीक होने के लिए जो उपाय बताते हैं, स्वस्थ इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है हमेशा के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वस्थ इंसान को स्वस्थ रहना है तो यानी कि वो जो कुछ कर रहा है और शायद उसी वो ऑलरेडी ठीक ही कर रहा है, तभी वो स्वस्थ है एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। आप किसी भी स्वस्थ इंसान को ढूंढिए जो आप जो बोले कि वो स्वस्थ है, फिर उसका लाइफस्टाइल देखिए तो जाने अनजाने वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो स्वस्थ है। वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाता होगा, शाम को खाना जल्दी डिनर कर लेता होगा, अपने खाने में भरपूर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखता होगा, रिफाइंड फूड, फास्ट फूड, डेयरी प्रोडक्ट ये सब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता होगा, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा ग्राउंडिंग धरती के साथ जुड़ा होगा, खेत वेत में जाता होगा, तो वो स्वस्थ है।
तो अगर कोई स्वस्थ है तो वो जो कर रहा है शायद वही उसकी मदद कर रहा है, तो वो करते रहेगा, वो कर पाएगा, तो वो स्वस्थ ही रहेगा। डॉक्टर साहब, कोरोना काल के समय पे मैंने अपने मम्मी पापा के इलाज आपने जो ट्रीटमेंट बताया था वेजिटेबल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर वो किया था, वो कारगर हुआ था। तो मेरा लड़का है 4 साल का, अभी उसको पीलिया हो गया है बहुत ज़्यादा लेवल पे, तो अचानक उसको कैसे करना चाहिए? मतलब आपके लेके जाके उन्होंने कहा कि भर्ती होगा ये। हाँ देखिए, पीलिया बच्चों को पीलिया हो जाता है, पहली बात तो इसमें घबराने की कोई बात है ही नहीं। ये बात तो दिमाग में रख लीजिए कि घबराने की बात नहीं, पीलिया बच्चों को बहुत तेज होते हैं कंपैरिजन टू द एडल्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, करना क्या होगा, बच्चे का मान लो मेरे बच्चे को होता तो मैं क्या करता, बच्चे की डाइट में पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के लिए रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लिक्विड डाइट, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, थोड़ा बहुत सनलाइट, इस पर अगर रख देंगे तो बच्चे की हीलिंग कैपेसिटी बड़ी तेज़ी से होती है, बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ जितना मैंने अभी बताया इतना ही करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट हटा देंगे, फास्ट फूड हटा देंगे, तो बच्चा बड़ी तेज़ी से रिकवर करेगा। फ्रूट जूस, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट स्मूदी, कोकोनट वाटर, ये उसकी दवा है। सनलाइट, ये उसकी दवा है। हो सके तो थोड़ी बहुत देर ग्राउंडिंग अगर हो सके तो बच्चा रिकवर कर लेगा बड़ी तेजी से। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि अगर इसको भर्ती नहीं कराया तो इसके दिमाग में पहुंच जाएगा और ये भाग जाएगा, मतलब इसका दिमाग भी ऐसा होता है क्या? देखिए, डॉक्टर का दिमाग ही ऐसा है ना, करे तो करे क्या, आप डॉक्टर के पास जाइए ही मत, उसका काम है डराना। वो एक्टर है, वो डॉक्टर नहीं, वो एक्टर है। वो इस तरह से बातें करते हैं, आपने देखा कि वो उसका बोलने का एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि एक अच्छा खासा इंसान भी डर जाएगा। जिस तरह से आप सिनेमा हॉल में डरावनी मूवी देखने जाते ही हैं, आपको पता है कि भूत स्क्रीन से आएगा नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता है। आपको पता है सारा कुछ नकली है, यूँ ही कहानी है, तब भी डर लगता है। तो वो इस तरह से वो बोलते हैं, जबकि ये आसान चीज़ है, जबकि इसका कोई इलाज हॉस्पिटल में नहीं है। याद रखिए कि जब वो बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट भी कराएंगे तो बच्चे का बॉडी भी लड़ रहा है, ठीक होने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश में बच्चे का बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक होगा भी, लेकिन हॉस्पिटल में रखेंगे तो हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ दी जाएंगी उससे लड़ता हुआ ठीक होगा, उसके बावजूद भी ठीक होगा। इसीलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि बिल्कुल मत ले जाइए हॉस्पिटल में। एक तो पहले ही बीमार है, ऊपर से हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उसकी बीमारी और बढ़ने वाली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पीलिया के लिए हॉस्पिटल में ऐसी कोई दवाई या इलाज है ही नहीं जिससे बच्चे को थोड़ा भी रिलीफ मिले, है ही नहीं। लेकिन मैंने उनसे दवाई ली थी, रिलीफ मिला है। देखिए, वो देखना पड़ेगा, कोई दवाई उनसे पूछिए या वो दवाई का नाम बताइए, कौन सी दवाई से कैसे रिलीफ मिल सकती है। बच्चे के बॉडी में, याद रखिए, फॉर दैट मैटर आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में जिस तरह के कोई भी बीमारी है तो किसी दवाई की डेफिशिएंसी से नहीं है। आप बीमार पड़े नॉट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एनी ड्रग। जब किसी दवाई की डेफिशिएंसी से कोई बीमारी नहीं हुई है तो कोई दवाई दे के वो बीमारी ठीक कैसे होगी। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है तो न्यूट्रिशन देने से ठीक होगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया कि बच्चा या आप जब बीमार पड़ते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी हमें ठीक करने की कोशिश करती है। उस कोशिश के दौरान आप खुद भी कुछ भी उल्टा सीधा कोशिश करते हैं, कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है, कोई झाड़ फूँक करने लग जाता है, और बच्चा तो ठीक हो ही रहा है तो बोले देखो मैंने झाड़ फूँक किया इसकी वजह से हो गया ठीक। तो ये एक थोड़ा डिबेटेड चीज़ है। लेकिन आप दवाइयों के नाम अगर मुझे बताएंगे आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थोड़ा डिटेल में इस पर डिस्कस करूँगा। मामला बच्चे का है, बच्चों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। आज भी ऐसे कुछ बच्चे आएंगे, स्टेज पे आएंगे और वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर्वाइकल कैंसर को लेकर ज़्यादा चर्चा चल रही है और लोग वैक्सीन प्रेफर कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सर्वाइकल कैंसर नाम की कोई कैंसर होता नहीं है, पहली बात तो। लेकिन और वो एचपीवी वैक्सीन पे एचपीवी वायरस पे दोष दे रहे हैं, जबकि एचपीवी वायरस जिसे एचपीवी बोल रहे हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, नाम तो बड़ा भयानक है। इस वायरस को कभी आइसोलेट भी नहीं किया गया कि भाई देखें ये वायरस किसने देखा हो, ऐसा किया नहीं गया, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार एक छोटा बच्चे की बात मनाने के लिए बड़े पेरेंट्स डराने के लिए, बात मनाने के लिए कि बच्चा दूध पी लो भूत आ जाएगा, बच्चा पढ़ाई कर लो भूत आ जाएगा, भूत है नहीं लेकिन बच्चा डर रहा है। एक दिन जब बड़ा होता है बच्चा तब वो जानता है ये तो उल्लू बना देते, मेरा भूत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक उसी तरह से एचपीवी नाम का एक इमेजिनरी वायरस है जो एक इमेजिनरी बीमारी पैदा कर रहा है, और इसी दैट इज़ द ट्रुथ। ये मैंने 7 मार्च को सारे सबूतों के साथ
आप सब में से कुछ लोग थे, मैंने पेश किया था। और इसीलिए सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा, भूत आ जाएगा तो HPV वैक्सीन लगा लो। जबकि वैक्सीन लगाने का जो बेसिक मकसद है, जान लीजिए आपके माध्यम से, लड़कियों को बाज बनाने का, मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, लाइव भी चल रहा है, राइट। लड़कियां बड़े होके प्रेग्नेंट ना हो जाए, राइट, इसीलिए वैक्सीन लगाई जा रही हैं, ताकि जो आबादी जो बढ़ रही है या आबादी को और कम कर दिया जाए, ये मेन मकसद है। और ये कोई मैं अपनी इमेजिनेशन से बोल नहीं सकता। अगर मैं यूँ झूठ मूठ का बोलूँगा तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस यहीं आ जाएगी, आपको पता ही है ना। इसके सबूत है मेरे पास, वो सबूत मैंने 7 मार्च को दिए भी थे, क्योंकि ये HPV वैक्सीन का अभी खेल दोबारा शुरू हो गया, 2009 में भी शुरू हुआ था। और तब जो लड़कियां थी, तब जब लगाया गया था, उसके बाद वो अभी देखें, पूछें वहाँ से, डेटा बताती है कि वो मार्च बन गए हैं, उनको वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, और प्रेग्नेंट अगर हो भी जाते हैं तो अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्ट हो जाते हैं बच्चे, या फिर वो फिर विकलांग पैदा होते हैं। ये हमारे वो सारा डेटा मेरे पास है, हमारे देश का भी, दूसरे देश का भी। तो हम अक्सर कहते हैं कि वी शुड नॉट गेट वैक्सीनेटेड, लेकिन स्पेशली आफ्टर कोविड गवर्नमेंट एग्जाम्स की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि पीपल शुड बी दिस मच वैक्सीनेटेड, तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में लड़ना चाहिए। अब आज़ादी से पहले जब हमारे जो फंडामेंटल राइट हमसे छीन रहे थे, तो क्या कर रहे थे, हम लड़ रहे थे, है ना। तो अभी भी कोई अगर आपका फंडामेंटल राइट छीनेगा तो क्या करना है, आपको लड़ना है, आपको उसका विरोध करना है, लेकिन आपको सरेंडर नहीं कर देना है। आप कुछ बोल रहे हैं? वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए क्या करें? हाँ, वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए क्या करें? वैक्सीन से डिटॉक्स करने के लिए वही करें जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। अपना डाइट है, अपना टाइम है और फूड है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं प्रिसाइजली आप बताऊँगा आज की इस ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का नाम है सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। और ये ट्रेनिंग आप नॉट एज ए पत्रकार, आप एज ए इंडिविजुअल भी ये ट्रेनिंग लीजिए। आप कुछ बोल रहे थे, आखिरी सवाल। छोटे छोटे बच्चों को देखा जा रहा है कि चश्मा लग जाता है उन्हें, हाँ, उनका चश्मा कैसे उतरवाया जा सकता है? हाँ, ये वैसे तो आज का ट्रेनिंग का पार्ट आप देखेंगे, किसी भी स्कूल में चले जाइए, फरीदाबाद में आप हैं, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप ऐसे करके नज़रें घुमाएंगे, हर तीसरे बच्चे को चश्मा दिखेगा ही दिखेगा, हर तीसरे बच्चे को। अब याद कीजिए, मेरी उम्र के लोग, 50 साल के लोग, अगर यहाँ कोई है तो मैं जब स्कूल में जाते थे, पूरे स्कूल में मुझे याद है एक ही बच्चे को चश्मा था, उसका नाम ही चश्मों पड़ गया, बिकॉज वो यूनिक था। अब तो हर तीसरे बच्चे को चश्मा, ऐसा लगता है कि चश्मा भी यूनिफॉर्म का पार्ट है, कि यूनिफॉर्म के साथ चश्मा भी पहनना होता होगा। तो चश्मा जो बच्चों में बढ़ गया है, वो भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से बढ़ गया है। रहा सवाल इसको कैसे ठीक करें, ये आज हमारा जो स्मार्ट प्रोटोकॉल है उसका एक खास पार्ट है, उसकी ट्रेनिंग अभी मिलेगी आपको। और वो ट्रेनिंग से मैं उम्मीद करता हूँ कैटरैक्ट हो, ग्लूकोमा हो, मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, ये सारी जो चश्मे से या चश्मे वाली जो दिक्कतें हैं, ये सारी ठीक हो सकती हैं। हमारे बच्चों के या बड़े जो पेशेंट हैं उनके ठीक हुए हैं, वो सारे उदाहरण भी आपको देंगे। तो खैर डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल है मेरा। एक बच्चा था, 3 महीने का बच्चा, 3 महीने का हो चुका है इस समय, और उसको इलाज के लिए जन्म से ही उसके रीढ़ की हड्डी में फोड़ा था, तो उसको इलाज के लिए ESI मेडिकल में ले जाया गया, और वहाँ पर जो है उसका 3 महीने से इलाज चल रहा था। अब क्या हुआ, उसको ऑपरेशन उन्होंने बोल दिया था। ऑपरेशन करने के बाद जो है उसका सर जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे एलियन के आकार का। तो अब वो उसके माता पिता है बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो कह रहे हैं अपने घर ले जाओ, घर ले जाकर ठीक हो जाएगा। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ, आपने मेरे पहले भी लेक्चर में सुने होंगे कि भगवान ने हमें पैक करके भेजा है उसे दोबारा खोलने के लिए नहीं। और ख़ास तौर पे जहाँ बात है हमारी रीढ़ की हड्डी का, ब्रेन का, ये ब्रेन के जुड़े हुए नसों का, क्योंकि जब हम डॉक्टर को सर्जरी करने बोलते हैं, स्पाइन की सर्जरी हो, ब्रेन की सर्जरी हो, तो वो कुछ इस प्रकार है जैसे कि आपका टीवी खराब हो गया, आप छोटे से बच्चे को बोलेंगे खोल के ठीक कर दो, तो बच्चा खोल तो लेगा किसी भी तरह से, लेकिन दोबारा जोड़ नहीं पाएगा, राइट। जो थोड़ा बहुत टीवी चलता है वो भी खराब हो जाएगा। तो आपके सवाल का जवाब, द डैमेज इज डन। जो डैमेज हो, जो नहीं करना था वो हो चुका है। इसको जो है उन्होंने आपको ये बोला है कि इसको घर ले जाओ, घर ले जाकर ठीक हो जाएगा। उसमें नहीं, घर लेके ठीक नहीं होगा, वहाँ से पीछे छुड़ा, उसका बढ़ गया है। हाँ, वो पीछे छुड़ाने के लिए ऐसा बोल देते हैं, लेकिन वो पर्सनली एक बार हमें देखना पड़ेगा, कैन बी कंट्रीब्यूट समथिंग। आप एक आखिरी सवाल। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को लेकर पेशेंट को डराते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो आप खुद ही सोचिए, एक अंडा लीजिए, आप अंडे को अगर एक माहौल दे दें, कुछ समय, कुछ दिनों के अंदर ही चिड़िया निकल आती है अंडे से। अब आपने सोचा कभी कि अंडे के अंदर है क्या, जिससे पूरा एक
पक्षी बन जाता है अंडा। अंडे के अंदर 68% कोलेस्ट्रॉल ही होता है। सोच के देखिए, जीवन जो शुरू होती है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसी एक न्यूट्रिएंट का है तो वो कोलेस्ट्रॉल है ना। तो ठीक उसी तरह से हम अपनी बात कर लेते हैं। आपके जो बाल नए नए आते हैं, नाखून आ जाते हैं, ब्लड बार बार बनता है, ब्लड खत्म होता है तो नया बन जाता है। आपके हार्मोन्स हैं, आपकी टेस्टोस्टेरोन है, जितने सारे नए सेल्स बनते हैं, स्किन बनता है, इन सब का आउटर लेयर क्या है, वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कोलेस्ट्रॉल हमारे ज़िंदगी का, फॉर दैट मैटर किसी की भी ज़िंदगी का एक मुख्य पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई विलन नहीं है। कोलेस्ट्रॉल को विलन बनाया गया है 1970 में, क्योंकि तब एक चाइना में एक तरह का प्लांट, वाइट राइस प्लांट बोलते हैं, उसको जब किसी ने लिया तो देखा कि एक आंकड़ा बॉडी का कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल नाम का आंकड़ा कम होने लगता है। तो उसको बेचने के लिए, जैसे स्टैटिन बोलते हैं कि वो केमिकल पाया गया कि भाई हम अगर जोड़ दें कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करना बड़ा ज़रूरी है तो स्टैटिन बिकने लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने पूरी एक किताब लिखी है। किताब का नाम है, वेबसाइट से visu.com से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन तो कहीं से खरीद सकते हैं। तो सिमिलरली डायबिटीज़ का, देखिए डायबिटीज़ का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके बॉडी में शुगर जितना होना चाहिए ब्लड में उससे ज़्यादा है। शुगर की अहमियत आपको पता है कि अभी आप जिंदा हैं, बात कर पा रहे हैं, मैं बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमारे हर सेल में शुगर है। तो शुगर इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनी वे। लेकिन जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे सर्कुलेशन थोड़ा ढीले हो जाता है, और जिससे हम खुद ही ढीले हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपके बॉडी में, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी के का ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर में 100 आता है, ग्लूकोमीटर चेक करते हैं 100 आ गया, क्लियर हो गया, 100 mg पर डेसीलीटर। इसका मतलब ये है कि आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है, क्लियर हो गया। मान लो आपका 1 लीटर खून निकाल दो, उसको छानने लग जाओ तो कितना शुगर निकलेगा, 1 ग्राम। लेकिन मेरे बॉडी में तो 5 लीटर खून है, तो मेरे बॉडी में कितना शुगर निकल जाएगा, 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच, 1 चम्मच, यानी कि मेरे पूरे बॉडी को छान लेंगे ब्लड को तो 1 चम्मच शुगर निकलेगा। अगर मेरा ग्लूकोमीटर में कितना नंबर आ रहा है, 100। अच्छा, किसी ग्लूकोमीटर 200 आ रहा है तो कितना चम्मच हो गया, 2 चम्मच हो गया ना, है ना। किसी का 300 आ रहा है तो कितना चम्मच उसके ब्लड में, 3 चम्मच हो गया। ये जो तीसरा वाला चम्मच है एक्स्ट्रा है, जिसे हाई ब्लड शुगर कहते हैं। तो 1 चम्मच शुगर उसका अगर बॉडी से निकाल दें, मेटाबोलाइज कर दें, तो उसकी डायबिटीज़ खत्म। तो 1 चम्मच कैसे निकालेंगे, यही आज का ये है। इसको निकालने में 3 दिन लगते हैं। सर मेरा आखिरी सवाल मेरा ये है कि आज तेजी से देखा जा रहा है कि जो वाइट हेयर है वो तेजी से बढ़ रहे हैं कम उम्र के लोगों में भी। तो क्या रीजन है सर ये? देखिए मेरे भी कितने वाइट हैं, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा क्या रीजन है, क्या करना है, पहले तो मैं अपना इलाज कराऊंगा। लेकिन फिर भी ये आपका सवाल समझ गया है। बच्चों में भी आप देख रहे हैं, बचपन से ही पहले इतने वाइट हेयर नहीं होते थे जितने कि आज की तारीख में बच्चों में या जल्दी उम्र में होने लगते हैं। कई सारे कारण हैं। देखिए जैसे बाल है या नाखून है या स्किन है, ये हमारा एवरीथिंग नीड्स ए न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, देर रात तक खाएंगे, इस तरह का काम करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, रिफाइंड चीज़ें खाएंगे, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं लेंगे, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बॉडी के सारे ऑर्गन ही काम करना कम कर देते हैं, वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। इसे हम एजिंग से जोड़ सकते हैं, स्किन भी बूढ़ी होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एजिंग। एजिंग प्रोसेस फास्ट होने लगता है, तो एजिंग के जितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो सफ़ेद बाल होना या स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाना, वो ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, तो इसका कारण है एजिंग। एजिंग को फास्ट कर सकते हैं। आपके पास एक नई गाड़ी है जिसका मान लो 10 साल तक उसकी लाइफ स्पैन है, लेकिन उसको चाहे तो 5 साल में बूढ़ा कर सकते हैं, गड्ढे में चलाओ, उसका ध्यान ना रखो, तो वो एजिंग का ही एक कारण है। लेकिन हाँ, उस एजिंग को हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कुछ हद तक, और उसे पटरी पे ला सकते हैं। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हाँ। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि समय आ गया है, आज वर्ल्ड हेल्थ डे का दिन है, कि आपको अपना डॉक्टर, अगर जिंदा रहना है, आपको अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई हॉस्पिटल, कोई हेल्थ एजेंसी, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री आपको ठीक करने का कोई काम करेगी, तो वो काम करने वाली है नहीं, राइट। वो देखभाल करेगी, कोई ऐसा स्कीम बना देगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक ही इंसान की है, वो है आपको सिर्फ आपकी, किसी और की नहीं है। तो अगर तो ऐसा है तो हमें उसकी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी। तो ट्रेनिंग हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, और भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आई होप उसके आंसर यहाँ मिल ही जाएंगे। और